अब हम चैप्टर के लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ का क्या मतलब है कि सिक्योरिटीज़ को एडमिट किया जाता है। सिक्योरिटीज़ को मतलब बेसिकली सिक्योरिटीज़ को परचेज़ और सेल किया जा सकता है कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज पे। तो कोई भी कंपनी जिसको अपने शेयर या डिबेंचर पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए ऑफ़र करने होते हैं, दे मेक एन एप्लीकेशन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग के लिए। ठीक है, पहले हमारे यहाँ पे सेबी ने सेंट्रल लिस्टिंग अथॉरिटी CLA सेटअप किया था, लेकिन 2007 में उसको रिपील कर लिया था। अब हम बात करते हैं एक खास टॉपिक की, इंपॉर्टेंट टॉपिक की, कि क्या लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं या क्या नॉर्म्स हैं जिससे कोई भी कंपनी क्वालिफाई होती है लिस्टिंग के लिए। सबसे पहली बात, जिस कंपनी को अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराने हैं उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं होना चाहिए जिससे शेयर्स के फ्री ट्रांसफ़र पे रिस्ट्रिक्शन लगे, यानी शेयर्स फ्रीली ट्रांसफ़र होने चाहिए। दूसरा, कंपनी कम से कम अपनी 25% इशूड कैपिटल पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन करें। अगर NSE या BSE पे लिस्ट करना है तो कम से कम 10 करोड़ का मिनिमम इशू साइज़ होना चाहिए कैपिटल का, बाकी स्टॉक एक्सचेंज के लिए 5 करोड़ है। क्या लिस्टिंग रिक्वायरमेंट होती हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। मैंने आपको बता दिया, अच्छा ये नहीं बताया मैंने आपको, ओके। मिनिमम पोस्ट इशू साइज़ क्या होना चाहिए पेड अप कैपिटल कंपनी का? 10 करोड़ IPOs के लिए और 3 करोड़ FPO। IPO मैंने क्या बताया आपको पहले? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब पहली बार कोई शेयर ऑफर किया जाता है IPO। FPO फॉलो अप, जब सेकेंड टाइम ऑफर किया जाता है। ठीक है, मिनिमम साइज़ होना चाहिए 10 करोड़, मिनिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए कम से कम 25 करोड़। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% मेंटेन करनी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। हर कंपनी अपने आप को लिस्ट कराना कंपलसरी है, मतलब एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज पे। एक तो रीजनल होनी चाहिए, दूसरी आपकी मर्ज़ी है कोई भी हो, तो लिस्टिंग होनी चाहिए मोर देन 1 एक्सचेंज और एक रीजनल एक्सचेंज पे होना कंपलसरी है। उसके बाद अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन है शेयर ट्रांसफ़र पे प्रमोटर्स के कोटे से, तो उसके लिए भी आपको एक अंडरटेकिंग प्रॉपर देनी पड़ती है। तो जो ऑडिटर है कंपनी का या कंपनी सेक्रेटरी है, जब कंपनी अप्लाई करती है तो उनको सर्टिफाई करना पड़ता है कि जो प्रमोटर्स के शेयर हैं उन पे 3 साल का रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। यानी ऐसा नहीं होगा कि प्रमोटर्स की कंपनी ने पब्लिक को इशू किया लेकिन प्रमोटर्स ने अपने शेयर को बेच दिया। प्रमोटर्स को कम से कम 3 साल तक अपने शेयर्स को मेंटेन करना पड़ता है। कंपनी अपने आर्टिकल्स में रूल डाले कि जो शेयर ट्रांसफ़र होगा आगे खरीदा बेचा जाएगा उसके कॉमन फॉर्म होगा, फुली पेड शेयर्स हर तरह के लीन से फ्री होंगे, एडवांस कॉल पे क्या होगा, फॉरफीचर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कोई फॉरफीचर नहीं हो सकता है, क्या है अनक्लेम डिविडेंड के लिए कई तरह के रूल्स हैं कि अगर कोई डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया है और कोई सामने से क्लेम नहीं कर रहा है तो उसके लिए कोई फॉरफीचर नहीं हो सकता। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, अलॉटमेंट, रिग्रेट, तीनों चीज़ें एक साथ एक पैरेलली होनी चाहिए। उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए 1 महीने का टाइम होता है। कोई भी अगर कंपनी के बिजनेस में चेंज होता है तो स्टॉक एक्सचेंज को नोटिफाई करना होता है। एनुअल रिपोर्ट्स की कॉपी, कोई भी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज को फॉरवर्ड करनी होती है। कोई भी नोटिस या सर्कुलर जो शेयर होल्डर्स को भेजा जाता है उसकी भी एक कॉपी आपको स्टॉक एक्सचेंज को भेजनी होती है। इस तरह की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप कोई कैपिटल में ऑल्ट्रेशन करते हो, कॉल के अमाउंट में ऑल्ट्रेशन चेंज करते हो, तो सब आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ता है। टॉपिक क्या है? लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। तो अगर आपने लिस्ट करा लिया तो आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे करना होता है कि आपके आर्टिकल्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। मिनिमम इशू साइज़ आपका 10 करोड़ होता है BSE NSE के लिए, और मिनिमम पोस्ट इशू पेड ऑफ कैपिटल, यानी इशू करने के बाद की पेड ऑफ कैपिटल 10 करोड़ होनी चाहिए IPO के लिए, FPO के लिए 3 करोड़ होनी चाहिए। उसके बाद हमने बताया कि किस किस तरह के रूल्स रेगुलेशन उनको फॉलो करने होते हैं। देखिए लिस्टिंग का क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले मान लीजिए जब आपने सोच लिया है कि आपकी कंपनी और आप अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना चाहते हो, तो क्या है? सबसे पहले उस कंपनी के ऑफिसर जो अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे जो कंपनी लिस्ट कराना चाहती है वो डिस्कशन करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के किससे, जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है, क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या हैं, सब देखेंगे। उसके बाद वो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेक कराएंगे कि उसमें सारे जो भी मान लो फ्री शेयर ट्रांसफ़र है, शेयर ट्रांसफ़र करने का कॉमन फॉर्म है,
कॉल्स इन एडवांस पे क्या इंटरेस्ट है, इस तरह की चीज़ों को अप्रूव कराएंगे अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को। फिर वो अपनी ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस को अप्रूव कराएंगे। प्रोस्पेक्टस आपको पता ही है, शेयर इशू करने के लिए डॉक्यूमेंट निकाला जाता है जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स होती हैं, क्या ओपनिंग होगी सब्सक्रिप्शन की, क्या क्लोजिंग होगी, सब उसमें मेंशन होता है। जब ये चीज़ें हो चुकी हैं उसके बाद कोई भी पब्लिक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को जो भी प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगा के अप्लाई कर सकती है। क्या डॉक्यूमेंट्स? अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस की कॉपी, कोई एडवर्टाइजमेंट निकाली है उसने ये शेयर सेल करने के लिए, उसकी कॉपी, बैलेंस शीट और 5 साल का ऑडिटेड अकाउंट्स की कॉपी, उसके कैश स्टेटमेंट में डिविडेंड और कैश बोनस जो 10 साल में दे गए वो सब की कॉपी। अगर कोई एग्रीमेंट्स हैं किसी मैनेजिंग एजेंट के साथ, ट्रेजरर के साथ, मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ, जनरल मैनेजर के साथ, उनकी कॉपी। कोई एग्रीमेंट है किसी वेंडर, प्रमोटर, अंडरराइटर, ब्रोकर, उन सब की कॉपी। कोई शेयर्स फॉर फीचर किए हैं तो उसकी कोई कॉपी है, ठीक है। और कंपनी के 10 टॉप शेयर होल्डर्स, सबसे मैक्सिमम 10 शेयर्स इनके पास है, उन 10 लोगों की लिस्ट भी। इसके साथ साथ लिस्टिंग फ़ीस भी पे करनी पड़ती है। हर स्टॉक एक्सचेंज की अलग लिस्टिंग फ़ीस है। फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स, लिस्टिंग फ़ीस भी पे करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद है लिस्टिंग एग्रीमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। एनुअल रिपोर्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी अब इंक्लूड किया जाता है। पहले हम क्या बात करते थे, बैलेंस शीट, P&L, लेकिन अगर कोई कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनानी पड़ती है, साथ में डिपॉजिट करानी पड़ती है। राइट्स शेयर जो होते हैं, राइट शेयर आपको पता ही है क्या होते हैं। राइट शेयर यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जो शेयर ऑफर किए जाते हैं एज ए मैटर ऑफ राइट, वो राइट शेयर्स हैं, तो उनको भी लिस्ट कराने का एक प्रोसीजर होता है कि आपको पहले कंपनी को कंसेंट लेना होता है शेयर होल्डर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन में। फिर उनको आप ऑफ़र करते हो, उनके पास ऑप्शन होता है कि वो उसको क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। किसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? वो जो राइट शेयर है उनको लेने का, या फिर किसी और के नाम पे रिनाउंस कर सकते हैं, ये ऑप्शन उनके पास होता है, ठीक है। लेटर ऑफर होता है उनके पास एक तरह से ना, कि भाई आप एक्सेप्ट करना चाहते हो इन शेयर्स को या क्या करना चाहते हो। उसके बाद जब ये शेयर्स इशू हो जाते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट के साथ स्टॉक एक्सचेंज को फॉरवर्ड करते हैं। फिर स्टॉक एक्सचेंज डॉक्यूमेंट्स को चेक करके परमिशन देती है लिस्ट करने के लिए। क्या फ़ायदे होते हैं अगर किसी को कंपनी को शेयर बेचने हो तो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराए? इसके क्या फ़ायदे हैं? लिक्विडिटी होती है, ट्रेडिंग फेयर होती है, अच्छे प्राइस मिलते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी फास्ट होती है, इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है, ज़्यादा अच्छा स्टेटस मिलता है, गुडविल मिलते हैं, बहुत तरह के फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। थोड़े से डीमेरिट्स भी हैं। स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, प्रॉब्लम है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टॉक एक्सचेंज को देनी पड़ती है, अपने शेयर होल्डर्स को देनी पड़ती है, खर्चा भी आता है, एक्सपेंसिव भी है, टाइम टेकिंग भी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक वर्ड होता है इनसाइडर ट्रेडिंग, इसके बारे में।